हम हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन करेंगे, जो कि नेट, जेआरएफ, सेट और कॉलेज प्रवक्ता, स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मानक एवं उपयोगी पुस्तक है। तो इसके अध्ययन हम करेंगे और रोज़ाना इसका वीडियो लेके आएंगे ताकि आपको हिंदी साहित्य को समझने में आसानी हो और आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को आप अच्छे से कर पाएँ। तो हम आज से शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो हम आज हिंदी साहित्य का जो परिचय है उसे शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये मनोज मिश्रा की पुस्तक है, से शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य व इतिहास और साहित्य का परिचय देख लेते हैं। पहले इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ लेते हैं। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति इतिहास शब्द इति प्लस हास के योग से बना है। इति का अर्थ होता है समास, है का अर्थ होता है निश्चित एवं आस का अर्थ होता है होना, अर्थात जिसका निश्चित समाप्ति हो चुकी है उसे इतिहास कहते हैं। इतिहास की परिभाषा देख लेते हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार। तो पहले जो विद्वान हैं वो हैं प्रोफेसर कार्लाइल। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। किसका कथन है ये? प्रोफेसर कार्लाइल का कथन है। फिर उसके बाद है जर्मन दार्शनिक कांत के अनुसार है सृष्टि का वह बाह्य विकास प्रकृति के आंतरिक विकास प्रक्रिया का प्रतिबिंब मात्र है। आगे हीगल का परिभाषा इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कारण कार्य की श्रृंखला विद्यमान है। विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है, जो द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति के अनुसार वाद एवं प्रतिवाद के द्वंद्व से समवाद का विकास होता है। आगे इटालियन विद्वान विको के अनुसार है इतिहास का संबंध न केवल अतीत से अपितु वर्तमान से भी स्थापित करते हुए प्रतिपादित किया जाता है कि इतिहास का निर्माता स्वयं मनुष्य है और मनुष्य की मूल प्रवृत्तियाँ सदा समान रहती हैं, अतः विभिन्न युगों के इतिहास में भी समान प्रवृत्ति का मिलना स्वाभाविक है। 19वीं शताब्दी में डार्विन ने अपने विकासवादी सिद्धांत की स्थापना के द्वारा इतिहास को एक नूतन दृष्टि, शक्ति व गति प्रदान की। उन्होंने कहा कि सृष्टि का कोई अंग या तत्व एकाएक घटित या रचित न होकर क्रमशः विकसित है। नोट: आज पाश्चात्य इतिहास दर्शन के सर्वप्रमुख सर्वाधिक विकसित दृष्टिकोण के रूप में विकासवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया जाता है। इसके विशेष तथ्य के बारे में देख लेते हैं। इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही था अथवा ऐसा ही हुआ। इतिहास का संबंध अतीत से होता है। इसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। आगे अतीत के किसी भी तथ्य, तत्व, प्रकृति के वर्णन, विवरण, विवेक, विश्लेषण को जो कि काल विशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो इतिहास कहलाता है। आगे आधुनिक युग में इतिहास को कला की अपेक्षा विज्ञान के ही अधिक निकट माना जाता है, अतः प्रत्येक इतिहासकार से दृष्टिकोण की तटस्थता या वस्तुपरकता, तथ्यों की यथार्थ और निष्कर्षों की प्रामाणिकता की अपेक्षा की जाती है। इतिहास को हम उसी श्रेणी के विज्ञान में स्थान दे सकते हैं जिस श्रेणी में भाषा विज्ञान व समाज विज्ञान को देते हैं। इतिहास के अध्ययन में विद्वान विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का प्रयोग करते हैं। ये दृष्टिकोण भी समय समय पर बदलते रहते हैं। इसी तथ्य के आधार पर इतिहास दर्शन विषय की स्थापना हुई, जिसमें इतिहास के संबंध में प्रयुक्त व प्रचलित विभिन्न दृष्टिकोण, धारणाओं व विचारों का अध्ययन किया जाता है। इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण अथवा आदर्शवादी एवं अध्यात्मवादी रहा है। भारत का प्राचीन इतिहासकार सत्य शोधन तक ही सीमित नहीं रहा, वह शिवम सुंदरम के समन्वय के लिए भी बराबर सचेष्टा रहा है। इसी व्यवहारिक दृष्टि से उसका गुण कहा जा सकता है, वही सैद्धांतिक दृष्टि से उसका बड़ा दोष भी माना जा सकता है। आगे बढ़ लेते हैं। जहाँ भारतीय दृष्टिकोण आदर्शवादी रहा, वहीं पाश्चात्य दृष्टिकोण यथार्थवादी रहा। इतिहास के प्रथम व्याख्याता हेरोडोटस ने इतिहास की खोज, गवेषणा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण करते हुए उसके 4 लक्षण स्वीकार किए हैं।
इतिहास वैज्ञानिक विद्या है, अतः इसकी पद्धति आलोचनात्मक होती है। मानव जाति से संबंधित होने के कारण इतिहास मानवीय विद्या है। यह तर्कसंगत विद्या है तथा निष्कर्ष प्रमाण पर आधारित होती है। यह अतीत के आलोक में भविष्य पर प्रकाश डालता है, अतः शिक्षाप्रद विद्या है। धर्म काम अर्थ मोक्ष न उपदेश समन्वितम, ये महाभारत में से श्लोक लिया गया है, ये आप देख सकते हैं। और ये विष्णु पुराण में से एक श्लोक लिया गया है, ये आप देख सकते हैं। अर्थात इतिहास, इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। इतिहास एक ऐसा पूर्व व्रत है जिसके माध्यम से धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्थ जो पुरुषार्थ होते चारों पुरुषार्थ होते हैं, उसका उपदेश दिया जाता है। इसमें है महाभारत में है। पुराणों में ऋषियों और महापुरुषों के चरित्र गान को इतिहास के रूप में स्वीकार करते हुए घटना की अपेक्षा चरित्र को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। साहित्य की परिभाषा देख लेते हैं। मनुष्य के जीवन एवं सांस्कृतिक जीवन का विश्लेषण ही साहित्य कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति देख लेते हैं। साहित्य शब्द सा प्लस हित या के योग से बना है। शब्दकोश के अनुसार इसका अर्थ होता है एकत्र होना, मिलना अथवा गद्य पद्य के वे कल्पना प्रसूत ग्रंथ जिसमें ज्ञान संबंधी स्थायी विचार लिखे रहते हैं। साहित्य का इतिहास साहित्य के इतिहास में हमें प्राकृतिक घटना एवं मानवीय क्रियाकलापों के स्थान पर साहित्यिक रचनाओं का अध्ययन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से करते हैं। किसी भी जाति के साहित्य का इतिहास उस जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक वातावरण को ही प्रतिबिंबित करता है या साहित्य की प्रवृत्ति संबंधित समाज की प्रवृत्ति की सूचना होती है। फिर भी यह धारणा को एक सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय फ्रेंच विद्वान किसको तेन को जाता है। आपने अंग्रेजी साहित्य के इतिहास प्रतिपादन किया है। इसमें इतिहास प्रतिपादन करते हैं कि साहित्य की विभिन्न प्रवृत्तियों के मूल में 3 प्रकार के तत्व सक्रिय रहते हैं। कौन कौन से हैं? तेन ने बताया, ये जाति, वातावरण और क्षण विशेष। ठीक है, ये विधेयवादी पद्धति के अनुसार है। तेन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए हडसन ने अपेक्षा की कि उन्होंने साहित्य की विकास प्रक्रिया का सारा महत्व उपयुक्त तीनों तत्वों को ही दे दिया, जबकि साहित्यकार या काव्य रचयिता के व्यक्तित्व एवं उसकी प्रतिभा की सर्वथा उपेक्षा कर दी। आगे किसी भी साहित्य की विकास प्रक्रिया के अध्ययन के लिए उससे संबंधित 5 तत्वों पर विचार किया जाना चाहिए। वो है, पहला है सृजना शक्ति, साहित्यकार की प्रतिभा एवं व्यक्तित्व, परंपरा, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परंपरा, तीसरा है वातावरण, चौथा है द्वंद्व और पांचवा संतुलन। साहित्य इतिहास की व्यवस्था जर्मन चिंतकों द्वारा युग चेतना का सिद्धांत स्थापित किया गया है। इसी सिद्धांत के अनुसार साहित्य इतिहास की व्याख्या तदयुगीन चेतना के आधार पर की जानी चाहिए। आगे है साहित्य का इतिहास के अंतर्गत सृजित ग्रंथों का विवरणिका और वहीं क्रमिक रूप से प्रस्तुत करने को कहते हैं। साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचि और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का उदय 19वीं शताब्दी से शुरू माना जाता है, परंतु उससे पूर्व भी कुछ रचनाएं ऐसी थी जिनमें हिंदी साहित्य इतिहास के कुछ लक्षण देखे जा सकते हैं। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके रचनाकार देख लेते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ ने 1625 विक्रमी संवत में लिखी। 200 वैष्णवन की वार्ता तो गोकुलनाथ 1625 विक्रमी संवत, भक्तमाल 1586 में, नाबादास की इनका समय था 1642 और बलभद्र विजय यदुनाथ की है। कविमाला 1712 में, हरिराय तुलसी की है। कालिदास हजारा 1775, कालिदास त्रिवेदी की है। राग कल्पद्रुम, राग सरोद्भव कृष्णानंद व्यासदेव, विचित्रोपदेश 1944 में, काकछेदी तिवारी की है। सुंदरी तिलक जो है हरिश्चंद्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है 1926 विक्रमी संवत में। विद्वान मोद तरंगिणी 1874 में, सुब्बा सिंह की है। कवित्त रत्नाकर 1933 विक्रमी संवत में, माता दीन मिश्र की है। काव्य निर्णय 1782 में, भिखारीदास की है। मूल गोसाई चरित 1687 में,
बेनी माधव दास की है भक्त नामावली 1698 में, ध्रुवदास की है कवि नामावली 1810 विक्रमी संवत में, सूदन की है कवि नामावली सूदन, सत्य कवि गिरल विलास 1803 में, बलदेव की है, रसचंद्रोदय 1920 में, ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी की है, काव्य संग्रह 1932 में, महेश दत्त की है, श्रृंगार संग्रह सरदार कवि की है। इसे आप रिवीजन के तौर पे जल्दी जल्दी देख सकते हैं, बाकी आपने पहले भी पढ़ी रखे होंगे। मैं रिवीजन के तौर पे इसको जल्दी जल्दी आपको मतलब करवा रही हूँ। बाकी आप रोक के या स्पीड कम करके स्पीड ज़्यादा करके भी आप इसे देख सकते हैं, क्वालिटी घटा बढ़ा कर जैसे आपको देखनी हो, स्पीड कम करके ज़्यादा करके आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। दिग्विजय मुखन 1925 विक्रमी संवत में, गोकुल प्रसाद कवि रत्नमाला 1968 में, मुंशी देवी प्रसाद शक्ति सरोवर 1979 में, लाला भगवान दीन सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, ये है लाला सीताराम की, संत बानी संग्रह अन्य संतों की बानी 1972 में, अधम की, श्री गुरु ग्रंथ साहिब 1661 में, अर्जुन देव की, कबीर एंड दी कबीर पंथ किसकी है, बस की बेसकट की, ठीक है, कबीर एंड दी कबीर पंथ बेसकट की, हिंदुइज्म एंड ब्राह्मणिज्म मोनियर विलियम की है, इंडियन थीज्म 1972 में, मैकेनिकल, एनाल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान 1889 में, विक्रमी संवत में, कर्नल टॉड की है, हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन मैकालिक की है 1964 विक्रमी संवत में, ए डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग ऑफ वर्डिक एंड हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट किसकी है, LP टेसीटोरी की है ये हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट वाली, गोरखनाथ एंड द कनपटा योगीज ब्रिक्स की है, एन आउटलाइन ऑफ द रिलीजन्स लिटरेचर ऑफ द इंडियन 1972 विक्रमी संवत फरखार की है, राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज मोतीलाल मेनारिया ने की, हफीजुल्लाह हजारा 1972 में, हफीजुल्लाह की खां की रचना है। आगे देख लेते हैं। उपयुक्त रचनाओं के बाद हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की वास्तविक शुरुआत 19वीं शताब्दी के आरंभ, जिसमें निम्न इतिहासकारों का योग महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, गार्दा तासी फ्रेंच विद्वान था, 1839 में इन्होंने शुरुआत की थी। हिंदी साहित्य लिखने का द्वितीय प्रयास भारतीय विद्वान का सर्वप्रथम प्रयास था, ठाकुर शिव सिंह सेंगर 1883 में इन्होंने लिखा। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का है 1888 में। परंपरागत रूप से हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास मिश्र बंधु ने लिखा 1913 में, परंपरागत रूप से। और सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम परंपरागत, सच्चे अर्थों में और परंपरागत किसने लिखा, रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में। अन्य इतिहासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952, नगेंद्र 1973, रामकुमार वर्मा 1938, रामा शंकर शुक्ल प्रसाद 1931, गणपति चंद्रगुप्त 1965। ठीक है, आगे देखते हैं। गार्दा तासी के इतिहास ग्रंथ रहे हैं, पहला सर्वप्रथम प्रयास किया था, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। हिंदी साहित्य का वास्तविक इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, फ्रेंच विद्वान फ्रांसीसी से गार्दा तासी ने किया। इनकी रचना था इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी, शब्दार्थ था इस्तवार इतिहास, लिटरेचर हिंदुओं के द्वारा बोली जाने वाली हिंदी को क्या कहा था, हिंदुस्तानी, मुसलमानों के लिए बोली जाने वाली उर्दू मिश्रित हिंदी को क्या कहा था, हिंदुस्तानी। रचनाकाल इस पुस्तक के कुल 5 भाग 2 संस्करणों में प्रकाशित हुए, जिनका रचना काल जो है निम्नानुसार है। प्रथम संस्करण में 2 भाग थे, प्रथम 1839, द्वितीय 1847 और द्वितीय संस्करण में 3 भाग थे, प्रथम और द्वितीय 1870 में, तृतीय भाग 1871 में। प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेंट्री आयरलैंड से हुआ था। इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था, आयरलैंड से हुआ था, इस वाली प्रकाशक थे। प्रमुख विशेषता है, यह ग्रंथ मूलतः फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। सन 1848 में दिल्ली के एक मौलवी करीमुद्दीन ने Y.F. फैलन के सहयोग से दहली कॉलेज के माध्यम से तबकात ऊसराई अथवा तज़किरा ईसराई हिंदी के नाम से इसका उर्दू में अनुवाद किया था। ठीक है, उर्दू अनुवाद किया था, किसने किया था, करीमुद्दीन ने किया था। उन्होंने कुछ मौलिक तथ्यों को भी समावेशन किया और कुछ इतिहासकार से करीमुद्दीन की मौलिक रचना भी मानते हैं। आगे पॉइंट है, देख लेते हैं हम। सन 1953 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णवी ने प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं ये ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से
हिंदी में अनुवाद किया, जो कि हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। महत्व है कि विद्वान विदेशी विद्वान हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, जिसके भारतीय विद्वान को भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। कमियां हैं, इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, आगे है, इस पुस्तक में कवियों एवं लेखकों का कालक्रम के स्थान पर अकरादी क्रम मतलब वर्णानुक्रम ABCD करके, ठीक है, इस स्थान पर ये नाम दिया गया है। इसकी युगीन प्रवृत्तियों को कोई विवेचन नहीं है, युग की कोई प्रवृत्तियों का विवेचन नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद है, उक्त कमियां होने के कारण इस पुस्तक को वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारा है। वर्णित कवियों की कुल संख्या है, मूल ग्रंथ जो है तासी का, उसमें 738 कवि हैं, हिंदी के 72 कवि हैं इसमें सिर्फ, और उर्दू अनुवाद जो है करीमुद्दीन का, उसमें 1004 कवि हैं, इसमें कि 60 सिर्फ हिंदी के हैं। हिंदी अनुवाद लक्ष्मी सागर वैष्णव ने जो किया है, उसमें 358 कवि हैं और 220 हैं हिंदी के कवि हैं। इस ग्रंथ में जो शामिल प्रथम कवि जो है अंगद है, ठीक है, और अंतिम कवि कौन है जो शामिल किया गया, वो हेमंत पंत है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर जो कि दूसरे इतिहासकार हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। ये हिंदी साहित्य लिखने वाले दूसरे प्रयास किसी भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास है। किसका? भारतीय विद्वान का प्रथम प्रयास है, जो हिंदी में लिखा गया है ठाकुर शिव सिंह सेंगर के द्वारा। इनकी रचना का नाम है शिव सिंह सरोज, 1883 में द्वितीय संस्करण है। यह पुस्तक का प्रथम जो संस्करण था 1878 में प्रकाशित हो चुकी थी, परंतु अनेक कमियां त्रुटि रह जाने के कारण संशोधन 1883 में इसका पुनः प्रकाशन हुआ। इसका प्रकाशन था कौन सा? नवल किशोर प्रेस, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। प्रमुख विशेषता इसकी देख लेते हैं। इस पुस्तक में कल 1003 कवि लेखकों का जीवन चरित्र लिखा गया है। इसमें कवियों एवं लेखकों का जन्मकाल, मृत्युकाल, रचना इत्यादि का उल्लेख भी किया गया है, परंतु वर्तमान में उनमें अधिक अविश्वसनीय माने जाते हैं। महत्व है, इस पुस्तक में तत्कालीन समय में उपलब्ध हिंदी काव्य संबंध महत्वपूर्ण जानकारी को एक जगह रखने का सराहनीय प्रयास किया गया है। इसमें परिवर्तित इतिहासकारों की राह आसान हुई। हिंदी भाषा में रचित सर्वप्रथम इतिहास है। इसकी कमियां देख लेते हैं। इस पुस्तक में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसमें कवियों का कालक्रम के स्थान पर हिंदी वर्णाक्रम, अकरादी क्रम जो कि गार्धा तासी में था, वही क्रम इसमें भी रखा गया है, ABCD वाला। ठीक है, इसमें भी कालक्रम का कोई मतलब स्थान नहीं है, वर्णाक्रम के आधार पर इसमें भी शामिल किया गया है कवियों को। इसके बाद है, इसमें घटनाओं का संकलन मनमाने ढंग से किया गया है एवं प्रसंगों की इच्छा अनुसार मोड़ दिया गया है। नोट है, उक्त कमियां रहने के कारण इस पुस्तक को भी वर्तमान में इतिहास पुस्तक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती एवं आचार्य रामचंद्र शुक्ल से वृत्त संग्रह मात्र कहकर पुकारते हैं। विशेष तथ्य, ये हिंदी साहित्य के आदिकाल का प्रारंभ सीमा कब से 770 विक्रमी संवत 770 से ले गए हैं तथा पुष्यपुंड या पुष्पदंत को हिंदी का पहला कवि माना है। किसने? शिव सिंह सेंगर ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जो कि तीसरे साहित्यकार हैं, इनको डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य सर्वप्रथम इतिहास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, जो कि अंग्रेजी विद्वान थे, के द्वारा लिखा गया है। नोट है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से पुस्तक लिखी, जो नवंबर 1957 में हिंदी प्रचार पुस्तक वाराणसी के द्वारा प्रकाशित हुई। यह ग्रियर्सन की पुस्तक का ही हिंदी अनुवाद है। रचना है इनकी द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। प्रकाशक है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ 1888 में। नोट, 1888 में रचना उपयुक्त पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुई थी और एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1889 में प्रकाशित हुई। इसकी जो प्रमुख विशेषता हैं वो देख लेते हैं। यह अंग्रेजी में लिखी गई है मूलतः है, ठीक है। आगे है इसकी विशेषताएं और वो देख लेते हैं हम। इसमें कुल 952 कवियों का जीवन चरित्र लिखा गया है। इसमें 886 कवियों का उल्लेख पूर्व में शिव सिंह सरोज में हो चुका था। शेष 66 नए कवियों का वर्णन ग्रियर्सन द्वारा अन्य स्रोतों से ग्रहण किया गया है। इसमें केवल हिंदी कवियों को ही स्थान दिया गया था। संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि भाषाओं के कवियों को इसमें जगह प्राप्त नहीं है। इसमें कवियों एवं लेखकों का कालक्रम का ध्यान रखा गया। किसका कालक्रम का ध्यान सर्वप्रथम किस में रखा गया था? ग्रियर्सन के इतिहास में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद है, इसमें कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ युगीन प्रवृत्ति परिस्थितियों का विवेचन किया गया।
और सर्वप्रथम युगीन प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का विवेचन भी किस ग्रंथ में किया गया है? तो ग्रियर्सन के इतिहास में। ठीक है, इसमें हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चरित्र चारण काव्य, धार्मिक, प्रेम काव्य एवं दरबारी काव्य के रूप में किया गया। तो विकास क्रम का भी ध्यान किसमें रखा गया है? ग्रियर्सन के रचना में। ठीक है, इतिहास ग्रंथ में। इस ग्रंथ की रचना में ग्रियर्सन द्वारा निम्नलिखित रचनाओं के आधार को अपनाया। कौन कौन सी रचनाओं को लेकर इन्होंने अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें हिस्टोर द लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, उसका गारदासी का है, इसको लिया। भक्तमाल को लिया है, शिव सिंह सरोज को लिया है। गोसाई चरित्र बेनीमाधव दास का ग्रंथ लिया गया है। कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी का काव्य संग्रह, महेश दत्त शुक्ल का श्रृंगार संग्रह, सरदार कवि का, सुंदरी तिलक हरिश्चंद्र का, विचित्र उपदेश, कक्षेदी तिवारी का, राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास। इन रचनाओं के माध्यम से इन्होंने अपने ग्रंथ की रचना की है। आगे है काल विभाजन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा इस पुस्तक को 12 अध्याय में विभाजित किया गया है। कितने अध्यायों में? तो 12 अध्याय में विभाजित किया गया है, जिसमें कवियों ने उनके कालक्रम के स्थान दिया है। उन्हें 12 अध्यायों को ग्रियर्सन का काल विभाजन माना जाता है। तो पहला है चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी। दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है जायसी की प्रेम कविता। चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी। उसके बाद पांचवा है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास। सातवां है रीति काव्य 1500 से 1692। फिर है तुलसीदास के अन्य परिवर्तित कवि 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी। नौवां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11वां है 18वीं शताब्दी और विविध है 12वां। इसके बाद इस काल के विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव होने के एवं अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण काल विभाजन को उपयुक्त नहीं माना गया। इसके शीर्षक मात्र कहा जा सकता है। इसमें 14वीं शताब्दी के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है। इसके जो विशेष तथ्य हैं वो देख लेते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को हिंदी अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस रचना को भी पुस्तक के रूप में स्वीकार नहीं करते, इसे बड़ा वृत्त संग्रह कहकर पुकारते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा हिंदी भाषा के विकास के 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान पुस्तक की रचना 1889 ईस्वी। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण लिंग्विस्टिक ऑफ सर्वे इंडिया 1902 से 1909 ईस्वी। तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन 1886 से 1921 ईस्वी। ग्रियर्सन के ग्रंथ हैं। ग्रियर्सन ने गोस्वामी तुलसीदास पर कुल 12 निबंध लिखे। कितने? 12 ग्रंथ लिखे। किस पर? तुलसीदास पर। इनका सर्वप्रथम वाचन प्राच्य विद्या विशारदा सभा व्याना में किया गया था। ठीक है, व्याना में। आगे है ग्रियर्सन ने 1889 में रामचरितमानस की 126 प्रकाशित और हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर रामचरितमानस का संपादन करके उसे खंड विलास प्रेस बांकीपुर पाटन से प्रकाशित करवाया था। विशेष उपलब्धि 16वीं 17वीं शताब्दी के युग अर्थात भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहने वाले सर्वप्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन माने गए हैं। मिस्र बंधु के बारे में हम पढ़ेंगे। इटोजा लखनऊ में मिस्र ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न होने वाले 3 भाई मिलकर हिंदी साहित्य का लेखन की परंपरा का विकास किया। इन तीनों भाइयों के नाम थे पंडित गणेश बिहारी मिश्र, रावा राज श्याम बिहारी मिश्र डीलिट की साहित्य वाचस्पति थे, राय बहादुर सिंह सुखदेव बिहारी मिश्र डीलिट साहित्य वाचस्पति। ठीक है। तो गणेश, श्याम और सुखदेव ये तीनों जो हैं पूछ लिए जाते हैं। और एक ऑप्शन जो होता है कृष्ण बिहारी मिश्र भी दे देते तो वो ऑप्शन गलत होता है, इसलिए इनको याद रखना कि कौन कौन है मिश्र बंधु में शामिल। तो मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। प्रकाशन व प्रथम द्वितीय तृतीय भाग 1913 में, चतुर्थ भाग 1934 में। प्रमुख विशेषता इसकी देख लेते हैं। इस पुस्तक में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। वास्तविक संख्या 4591 है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को भी इसमें शामिल करके उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों की विविध श्रेणियां बनाने का प्रयास किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास का इतिवृत्त लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में ही मिलता है। कौन सा इतिवृत्त लेखन सबसे पहले कहाँ मिलता है? मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। आगे इसमें प्रमुख कवियों का विवरण, समालोचना, साहित्य विस्तार दिया गया है और सामान्य कवियों के नामावली
केवल संक्षिप्त सूचनाओं के साथ दी गई है। ग्रियर्सन की पद्धति का अनुसरण करते हुए इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है। बाद में मिलने वाले नए कवियों का समावेश उचित स्थान पर किया गया है। आधार ग्रंथ है। इस ग्रंथ की आधार करने के लिए मिश्र बंधु द्वारा पूर्व में रचित निम्नलिखित रचना एवं सूचनाओं के स्रोतों का सहारा लिया गया है। वो देख लेते हैं जिन रचनाओं का इसमें सहारा लिया गया है। तो कवियों के स्वरचित ग्रंथ हैं। दूसरा शिव सिंह सरोज तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों का संग्रह है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो थी ग्रियर्सन की, मुंशी देवी की, प्रसाद जोधपुर के लेख, मिश्र बंधु की ईश्वर की जांच एवं किंवदंतियाँ, काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट। नोट है 1900 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का कार्य प्रारंभ किया गया। 1900 से 1908 तक बाबू श्याम सुंदर दास इस खोज कार्य के निरीक्षक थे। 1908 से 1916 तक श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र इसके निरीक्षक रहे। इस खोज में नित्य नए नए कवि मिलते गए और इन सभी परिचयों को मिश्र बंधुओं का होता गया। इस जानकारी को पहले मिश्र बंधु विनोद पुस्तक में शामिल कर दिया गया। आगे इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में विभिन्न हिंदी प्रेमियों ने कवियों के विवरण भेजे। मिश्र बंधुओं की सहायता की खोज कार्य चला 1900 से 1921 तक। ठीक है, यह ग्रंथ 2250 पृष्ठों में लिखा गया है। मिश्र बंधु द्वारा रचित अन्य रचना है। आगे हिंदी नवरत्न के बारे में पढ़ते हैं। इसकी रचना 1910 में की गई, मिश्र बंधु विनोद की है। इसमें 9 कवियों का वर्णन किया गया है। तुलसीदास, सूरदास, देव बिहारी त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतीराम, केशव बिहारी चंद और हरिश्चंद्र। ठीक है, इसके बाद काल विभाजन मिश्र बंधुओं के द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य 8 कालों में विभाजित किया गया। कितने कालों खंडों में? 8 काल खंडों में विभाजित किया गया। आरंभिक काल था 700 विक्रमी से 1400 विक्रमी संवत। पूर्व आरंभिक काल है 700 विक्रमी संवत से 1343 विक्रमी संवत। उसके बाद उत्तर आरंभिक काल है 1344 से 1444। इसके बाद आता है हमारा माध्यमिक काल 1445 से 1660 विक्रमी संवत। उसके बाद है पूर्व माध्यमिक काल में 1445 से 1560 और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680। आगे देखते हैं अलंकृत काल, जिसे कि रीति काल कहा है इन्होंने। अलंकृत काल 1681 से 1889 विक्रमी संवत और पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत। उत्तर अलंकृत काल में 1791 से विक्रमी संवत से 1889 विक्रमी संवत। फिर है चौथा है परिवर्तन काल, जो कि 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत तक है। वर्तमान काल 1926 विक्रमी संवत से अब तक है। नोट देख लेते हैं एक बार। विश्व बंधुओं का यह काल विभाजन ग्रियर्सन की अपेक्षा अधिक प्रौढ़ विकसित है, परंतु निम्न 2 मुख्य कारणों से काल विभाजन वर्तमान में स्वीकार नहीं किया जाता। ठीक है, स्वीकार न करने के 2 कारण हैं, वो देख लेते हैं। इसमें हिंदी के पीछे ले जाकर अपभ्रंश काल को समाविष्ट कर दिया गया काल। दूसरा कारण है कालों के नामकरण जैसी पद्धति पर नहीं किए गए, जैसे आरंभ अलंकृत काल के उपविभाजन में पूर्व उत्तर शब्दों का प्रयोग किया गया है, जबकि माध्यमिक काल के उपविभाजन में उत्तर के स्थान पर प्रौढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है। और विशेष तथ्य इसके बारे में हम देख लेते हैं। विशेष तथ्य है आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह, प्रकांड कवि वृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधु को परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर पुकारा है। तो हम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट इतिहास ग्रंथ के ऊपर आ गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाली परंपरा का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशक है नागरी प्रचारणी सभा काशी। प्रकाशन वर्ष 1929 जनवरी 1929 में यह पुस्तक नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखी गई थी। ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन की इस रूप में लिखी गई थी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुई थी। इसी वर्ष के मध्य में उसकी भूमिका, आरंभ एवं अंत, बहुत सी बातें बढ़ाकर आचार्य शुक्ल ने इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित कब कराया? 1940 में प्रकाशित कराया। इसका परिवर्तित संशोधित संस्करण प्रकाशित करवाया। फिर है हिंदी शब्द सागर के निर्माण में 3 विद्वानों का योगदान था। उसमें कौन कौन थे वो देख ले। श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। ठीक है, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और रामचंद्र वर्मा। आगे इसकी विशेषताएं देख लेते हैं महत्वपूर्ण जो। इस पुस्तक में लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र का विवेचन किया गया है।
कवियों की संख्या अपेक्षा उनके साहित्यिक मूल्यों को महत्व प्रदान किया गया है, अर्थात हिंदी साहित्य के विकास में विशेष योगदान देने वाले कवियों को ही इसमें शामिल किया गया है। कम महत्व वाले कवियों को इसमें जगह नहीं मिली। ठीक है, आगे है कवियों के काव्य निरूपण में आधुनिक समालोचना दृष्टिकोण को अपनाया गया है। कवियों एवं लेखकों की रचना शैली वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। इसमें प्रत्येक काल या शाखा की सामान्य प्रवृत्ति का वर्णन कर लेने के बाद उससे संबंध में प्रमुख कवियों का वर्णन किया गया है। उस युग में आने वाले अन्य कवियों का विवरण उसके बाद फुटकल खाते में दिए गए हैं। केदारनाथ पाठक इस रचना के लेखन में शुक्ल जी को अपूर्व सहयोग प्रदान किया है। इस रचना के लेखन में शुक्ल जी निम्न रचनाओं के साहित्य सामग्री ग्रहण की है। मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने हिंदी रत्न गोविंद रत्नमाला, श्याम सुंदर दास, कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी, ब्रज माधुरी सार, योगी हरि इस ग्रंथ में आरंभ सिद्धों की वाणियों से किया है। काल विभाजन आचार्य शुक्ल ने हिंदी के 900 साहित्य इतिहास को 900 वर्षों के इतिहास काल को 4 सुस्पष्ट कालों में विभाजित किया है या वर्गीकृत किया है, जो आज तक लगभग सभी इतिहासकारों द्वारा मान्य है। तथा वीरगाथा काल या आदिकाल इन्होंने दोहरा नामकरण किया। विक्रमी संवत 1050 से 1375। वीरगाथा काल के दो भाग या अपभ्रंश काल या प्राकृताभास हिंदी 1050 से 1200 और वीरगाथा काल को 1200 से 1375। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल विक्रमी संवत 1375 से 1700, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900 और गद्यकाल आधुनिक काल 1900 से 1984 तक या अब तक मान सकते हैं। आधुनिक काल के भेद हैं प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। भक्ति काल को भी आचार्य शुक्ल ने पौने 4 भागों में विभाजित किया है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। भक्ति काल निर्गुण काव्य धारा, ठीक है, और सगुण काव्य धारा 2 भागों में। फिर इन दोनों को भी 2-2 भागों में क्या है, निर्गुण के अंतर्गत ज्ञान आश्रय और प्रेम आश्रय, सगुण के अंदर कृष्ण आश्रय और राम आश्रय। और ज्ञान आश्रय के हैं प्रमुख संत काव्य हैं, इनके प्रतिनिधि कवि हैं कबीर, और सूफी काव्य है इसके प्रतिनिधि कवि जयसी, और कृष्ण काव्य इसके हैं सूरदास, और राम काव्य है उसके प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास। आगे देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन वृत्त है। इनका जन्म जो है 11 अक्टूबर 1884 में हुआ, मृत्यु 2 फरवरी 1941 में हुई। प्रमुख रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, दूसरा है रश्मि मानसा सैद्धांतिक समीक्षा, गोस्वामी तुलसीदास, महाकवि सूरदास व्यवहारिक समीक्षा है, चिंतामणि भाग 4 है, निबंध है, विश्व प्रपंच दर्शन है, काव्य संग्रह मधु स्रोत है, किसका, शुक्ल का। संपादन कार्य क्या था, जायसी ग्रंथावली और नागरी पिचाणी पत्रिका का संपादन कार्य क्या है के बारे में विशेष तथ्य जान लेते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद हिंदी भाषा और साहित्य को सबसे महत्व देने वाले आचार्य जो हैं रामचंद्र शुक्ल की हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का पहला क्रमबद्ध इतिहास लेखन तैयार किया और साहित्य आलोचना पद्धति विकसित की। चिंतन और विश्लेषण पर निबंध के रूप में उनका स्थान शीर्ष पर है। कविता, नाटक, कहानी आदि सृजनकर्ता विधाओं में भी उनका उल्लेखनीय योगदान है। इसके बाद शुक्ल जी हिंदी के प्रथम साहित्य इतिहासकार हैं जो साहित्य की परंपरित इतिहास लेखन पद्धति को बदलकर ऐसी शैली का विकास करते हैं जो कवि वृत्त परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की परंपरा को उजागर और वैज्ञानिक आलोचना दृष्टिकोण को विकसित करती हैं। शेष कथन, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नामकरण को 12 ग्रंथों का आधार लिया है। तो देख लेते हैं कि आधार पर उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। आदिकाल को विजयपाल रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विसलदेव रासो, कुमार रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विद्यापति पदावली, जयचंद प्रकाश, जयमंग चंदी का खुशों की पहेलियाँ। अन्य प्रसिद्ध इतिहासकार एवं उनका काल विभाजन देख लेते हैं। अब आ जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार के ऊपर। इनका जन्म है 1907 में, ग्राम है छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश, मृत्यु 19 मई 1979 में। और प्रमुख रचना हिंदी साहित्य उद्भव विकास 1952 में, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में और हिंदी साहित्य का आदिकाल 53 में। काल विभाजन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल के काल वर्गीकरण को थोड़ा फेर बदल करते हुए हिंदी साहित्य को निम्न 4 कालखंडों में विभाजित किया। उन्हें आदिकाल की सीमा 1000 से 1400 ईस्वी मानी, भक्ति काल 1400 से 1600 माना, रीतिकाल 1600 से 1800, आधुनिक काल 1800 से 1952 तक माना है। इनके विशेष तथ्य देख लेते हैं।
आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी शुक्ल के बड़े आलोचक माने जाते हैं और गणपति चंद्रगुप्त के शब्दों में संभवतः द्विवेदी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। दूसरा है, इन्होंने शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल कहकर पुकारा है। तीसरा है, इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसे याद रखना। काशी हिंदी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष, नागरिक प्रचारणी सभा के संपादक और उत्तर प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष के रूप में इनकी सेवा सराहनीय रही है। किसकी? हजारीप्रसाद द्विवेदी के। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि प्रदान की थी। किसने? लखनऊ विश्वविद्यालय ने। और सरकार ने पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया था। ठीक है, लखनऊ विश्वविद्यालय के। आगे है, प्रसिद्ध कथक नहीं है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। तुलसीदास जी की समन्वय भावना पर इन्होंने कहा था। प्राप्त सम्मान है 1962 में बंग साहित्य अकादमी द्वारा टैगोर सम्मान, 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब पढ़ लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र के बारे में। तो डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 में और मृत्यु काल 27 अक्टूबर 1999 में है। इनकी रचना हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 10 भाग, 1973 में हिंदी साहित्य का इतिहास, रीति काव्य की भूमिका। आगे, काल विभाजन के द्वारा भी संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास के 4 प्रधान कालों में विभाजन किया गया। आधुनिक काल को भी 4 उपभागों में बांटा गया है। आदिकाल 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, रीति काल 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। उसके बाद आधुनिक काल का काल विभाजन, इनका पुनर्जागरण काल भारतेंदु युग 1857 से 1900, जागरण सुधार काल या द्विवेदी युग 1900 से 1918, छायावाद काल 1918 से 1938, छायावादोत्तर काल, प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953, नवलेखन काल 1953 से अब तक। विशेष तथ्य, इन्होंने 1948 में रीति काव्य की भूमिका और महाकाव्य देव विषय पर शोध उपाधि प्राप्त की थी। ठीक है, नगेंद्र ने। आगे हैं, राम कुमार वर्मा के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1905 में हुआ, मृत्यु काल 1990 में सागर जिला मध्य प्रदेश में हुआ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा, 1938 में है इसका रचना काल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के 1938, पद्म भूषण मिला था इन्हें 1963 में। प्रमुख काव्य कृतियाँ अंजलि, हिमहास, निशिथ, जौहर, चित्तौड़ की चिंता, आकाश गंगा, रूपराशि और चित्ररेखा, एकलव्य और अभिशाप। ठीक है, काल विभाजन इनके द्वारा भी थोड़े से परिवर्तन के साथ शुक्ल के वर्गीकरण के आधार पर ही संपूर्ण हिंदी साहित्य को 5 कालखंडों में विभाजित किया है इन्होंने। संधि एवं चारण काल, संधि काल विक्रमी संवत 750 से 1000 ईस्वी तक, चारण काल विक्रमी संवत 1000 से 1375, भक्ति काल विक्रमी संवत 1375 से 1700, रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत, आधुनिक काल 1900 से अब तक माना है। तो इन्होंने संधि काल और चारण काल को विभाजित किया है, बस इसमें चेंजेस है, बाकी तो सब शुक्ल की तरह ही सेम है। विशेष तथ्य हैं इसके, इस रचना में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की काल अवधि का वर्णन किया गया है। अर्थात यह एक अधूरी रचना है जिसमें केवल आदिकाल एवं भक्ति काल का ही उल्लेख मिलता है। किसमें? राम कुमार वर्मा का जो आलोचनात्मक इतिहास है उसमें सिर्फ आदिकाल और भक्ति काल तक का ही वर्णन मिलता है। उन्होंने शुक्ल के वीरगाथा काल को चारण काल एवं उससे पूर्व के काल को संधि काल कहकर पुकारा है। संधि काल में अपभ्रंश की रचनाओं का समावेश किया गया है। संधि काल में कौन सी रचनाओं का समावेश किया है? अपभ्रंश रचनाओं का समावेश किया गया है। आगे है, अपभ्रंश की बहुत सारा सामग्री समेट लेने के कारण अपभ्रंश के पहले कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानने की भूल कर बैठे हैं ये। ठीक है, हिंदी स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है, जबकि अपभ्रंश के हैं। उन्होंने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान आश्रय काव्य धारा को संत काव्य एवं प्रेम आश्रय काव्य धारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा है। ठीक है, तो ये प्रेम आश्रय और ज्ञान आश्रय किसने कहा था? शुक्ल ने कहा था। और इसको संत काव्य और सूफी काव्य किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है, उन्होंने अपनी पहली कविता मात्र 17 वर्ष की अल्पायु में देश सेवा शीर्षक से लिखी थी, जिन पर इन्हें 51 रुपये का क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। आगे है, रमाशंकर शुक्ल रसाल के बारे में पढ़ते हैं। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 में प्रकाशित हुआ था। इसके बारे में, काल विभाजन के बारे में, इनके द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास 3 प्रधान कालखंडों में विभाजित है। प्रत्येक 2-2 नाम रखकर 2-2 विभाजन किए गए हैं। तो आदिकाल हिंदी साहित्य का बाल्यावस्था काल से कहा है। पूर्वार्ध आदिकाल विक्रमी संवत 1000 से 1200 तक, उत्तरार्ध आदिकाल विक्रमी संवत 1200 से 1400 तक,
मध्यकाल हिंदी साहित्य का किशोरावस्था काल कहा है। पूर्व मध्यकाल विक्रमी संवत 1400 से 1600 तक। उत्तरार्ध मध्यकाल 1600 से 1800 तक। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का युवावस्था काल। परिवर्तन काल विक्रमी संवत 1800 से 1900 तक। वर्तमान काल विक्रमी संवत 1900 से अब तक। ठीक है, आगे देख लेते हैं विशेष तथ्य इसके बारे में। उन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल एवं रीति काल को कला काल कहकर पुकारा है। इसमें कवियों एवं लेखकों की प्रवृत्ति को उदाहरण नहीं दिए गए हैं। अन्य काव्य रचनाएं हैं साहित्य प्रकाश 1931 में और साहित्य परिचय 1931 में। पांचवें हैं हमारे गणपति चंद्रगुप्त, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। गणपति चंद्रगुप्त के बारे में, इनका जन्म 15 जुलाई 1928 में हुआ। कब? 15 जुलाई 1928 में हुआ। इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 2 खंडों में है। प्रकाशन वर्ष 1965 में है। काल विभाजन के द्वारा संपूर्ण हिंदी साहित्य 4 प्रधान काल खंडों में जो है विभाजित किया गया है। पहला प्रारंभिक काल 1184 से 1385 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 और आधुनिक काल 1857 से अब तक माना है। विशेष तथ्य हैं इनके द्वारा भक्ति काल साहित्य पूर्व मध्यकाल को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। धर्म आश्रित काव्य, राजाश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य। कितने? धर्माश्रित, राजाश्रित और लोकाश्रित। ये जैन कवि शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। किसको? शालिभद्र सूरि को प्रथम कवि इन्होंने माना है। विशेष उपलब्धियां हैं इनकी। हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी विषय पर PhD 1959 में की। किस पर? महाकवि बिहारी पर। हिंदी यहाँ से पढ़ लो, ये इनकी PhD डिग्री इनने इस पर की थी। हिंदी काव्य में श्रृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी गणपति चंद्रगुप्त ने इस पर PhD की थी। ठीक है, आगे साहित्य विज्ञान, साहित्य का वैज्ञानिक विवेचन विषय पर D.Litt की उपाधि 1965 में मिली थी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। कौन? गणपति चंद्रगुप्त। अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन 1971, महादेवी नया मूल्यांकन, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत और हिंदी साहित्य का विकास आदिकाल के प्रमाणिक रचनाएं। ठीक है, आगे आ जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास के बारे में पढ़ लेते हैं। रचना इनकी गोविंद रत्नमाला 1909 से 1914, हिंदी भाषा और साहित्य 1920। काल विभाजन है इनका। आदि युग कहा है वीरगाथा काल को विक्रमी संवत 1050 से 1400। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1400 से 1700। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900। आधुनिक काल नवीन विकास काल 1900 से अब तक। ठीक है, आदर्श काल विभाजन जो है उसे हम पढ़ लेते हैं एक बार। पूर्वोक्त वर्गीकरण के आधार पर सामान्यतः हिंदी साहित्य संपूर्ण इतिहास निम्न अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। आदिकाल 1000 से 1350 ईस्वी तक। भक्तिकाल 1350 से 1650 तक। रीतिकाल 1650 से 1850 तक। आधुनिक काल 1850 से अब तक। फिर आधुनिक काल का जो विभाजन है उसे देख लेते हैं। पुनर्जागरण काल भारतीय हिंदू काल 1850 से 1900 तक। जागरण सुधार काल द्विवेदी काल 1900 से 1920 तक। छायावाद प्रसाद पंत निराला युग 1920 से 1936। प्रगति काल साम्यवादी युग 1936 से 1943। प्रयोगवाद काल तार सप्तक अज्ञेय युग 1943 से 1953। नवलेखन काल नई कविता युग 1953 से अब तक। अन्य इतिहासकार एवं उनकी रचनाएं देख लेते हैं। लेखक का नाम है, इधर रचनाएं हैं। डॉक्टर नलिन लोचन शर्मा की हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णवी आधुनिक हिंदी साहित्य 1941। डॉक्टर श्री कृष्णलाल आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास 1942। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य। भागीरथ मिश्र हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास। टीकम सिंह तोमर का हिंदी वीर काव्य। राम स्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास। माता प्रसाद गुप्त का हिंदी पुस्तक साहित्य आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक 1945। मोतीलाल मेनारिया की राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा 1939। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की हिंदी साहित्य का अतीत। ब्रज रतन दास की खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941। प्रभु दयाल मित्तल चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। परशुराम चतुर्वेदी उत्तरी भारत की संत परंपरा। पंडित राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी 2 भाग, प्रथम 1917 में, द्वितीय 1926 में, कुल 138 कवि हैं। विजयनाथ स्नातक राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। श्री चंद्रकांतावली पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। मोतीलाल मेनारिया राजस्थानी भाषा और साहित्य।
मोतीलाल मेहरा राजस्थानी पिंगल साहित्य। डॉक्टर सियाराम तिवारी मध्यकालीन खंड काव्य। सूर्यकांत शास्त्री हिंदी साहित्य विवेचनात्मक विवेचन 1930। बच्चन सिंह हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996। विजेंद्र स्नातक का हिंदी साहित्य का इतिहास 1996। कृपाशंकर शुक्ल का आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। राहुल संस्कृत का हिंदी काव्यधारा। प्रभाकर माचवे हिंदी साहित्य की कहानी 1957। आगे है प्रोफेसर महेंद्र कुमार हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल। नामवर सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। राम मूर्ति हिंदी साहित्य का इतिहास। नंदलाल वाजपेयी हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1931। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास। उदय नारायण तिवारी का हिंदी भाषा उद्भव और विकास। गंगा प्रसाद सिंह का है हिंदी के मुसलमान कवि 1926। FEK ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1910। राहुल संस्कृत हिंदी के प्राचीन कवि एवं उनकी कविताएं। किशोरीदास वाजपेयी साहित्य की क्रमणिका 1903। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श 1923। रमाशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1930। गोविंद राम शर्मा हिंदी साहित्य उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 1931। आगे रामलाल अग्रवाल हिंदी साहित्य 1935। गंगाराम शर्मा हिंदी साहित्य ऐतिहासिक चर्चा 1948। विश्वेश्वर दत्त शर्मा हिंदी साहित्य सांकेतिक इतिहास 1945। हरिहर प्रसाद द्विवेदी तथा विद्या देवी हिंदी साहित्य विवेचन इतिहास 1943। या प्रसाद शुक्ल स्नेह हिंदी साहित्य संक्षिप्त परिचय 1951। प्रेमलता अग्रवाल सरस्वती हिंदी साहित्य का उसका विकास 1952। शकुंतला अग्रवाल हिंदी साहित्य इतिहास 1957। शीलावती गुप्त हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1970। मोहन अवस्थी हिंदी साहित्य अद्यतन इतिहास 1970। सोमनाथ भट्ट आदर्श हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन 1965। उसके बाद शिव मूर्ति शर्मा का हिंदी साहित्य का प्रवृत्त्यात्मक इतिहास 1972। राम प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य प्रवृत्त्यात्मक इतिहास 1987। सभापति मिश्र का हिंदी साहित्य का प्रवृत्तिपरक इतिहास 2000। रमेश चंद्र शर्मा का हिंदी साहित्य समग्र इतिहास 1990। नामदेव उत्तरकर का हिंदी साहित्य युगीन प्रवृत्ति 2002। गोपीनाथ हिंदी साहित्य का विकास 1950। गोपाल प्रसाद व्यास हिंदी साहित्य का अध्ययन 1954। वीरेंद्र श्रीवास्तव हिंदी साहित्य परंपरा और परख 1971। ईश्वर प्रसाद तिवारी हिंदी साहित्य का क्रमिक इतिहास 1968। उसके बाद राम खिलावन पांडे हिंदी साहित्य नया इतिहास एवं संरचना पुनर्विचार 1969। कृष्ण नारायण प्रसाद माधव हिंदी साहित्य युग और धारा 1965। सिंहासन रास सिद्धेश हिंदी साहित्य का इतिहास 1951। शिवराज वर्मा हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास 1962। राजकिशोर त्रिपाठी हिंदी साहित्य विवेचनात्मक इतिहास 1963। राय प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य नवीन इतिहास 1967। तिलक राज शर्मा हिंदी साहित्य विवेचनात्मक इतिहास। एडविन ग्रीव्स ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917। डॉक्टर हरदेव बहारी प्राकृत साहित्य का इतिहास 1971। आगे चंद शर्मा गुलेरी की पुरानी हिंदी। हरदेव बहारी का प्राकृत साहित्य का इतिहास। श्री महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह 1873। वियोगी हरि का ब्रज माधुरीसार 1923। बद्रीनाथ भट्ट का 1925 हिंदी। श्री गौरी शंकर द्विवेदी सुकवि सरोज 1927 में तुलसीदास का जन्म स्थान सोरो सर्वप्रथम इस पुस्तक में स्वीकार किया गया है। इसके बाद है श्री कृष्ण शंकर शुक्ल आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934। इंद्रनाथ मदन मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939। राहुल संस्कृत पुरातत्व निबंधावली 1937। डॉक्टर हीरा लाल जैन इतिहास की पूर्व पीठिका और हमारा अभिधान 1939। श्री भुवनेश्वर नाथ मिश्र माधव संत साहित्य 1941। राम नरेश त्रिपाठी हिंदी साहित्य संक्षिप्त इतिहास 1923। मुंशी राम शर्मा हिंदी साहित्य इतिहास की उपोद्घाता 1931। गणेश्वरी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य 1931। आगे हम आदिकाल का अध्ययन करेंगे।